फॉरगेट किया। इससे पिछले वाली जो अपनी क्लास थी वो थी पोटेंशियोमीटर के बारे में, यानी कि विभव मापी के बारे में। विभव मापी क्या है और उसकी बनावट किस प्रकार से थी इसके बारे में आपने स्टडी की थी। और अभी जो वीडियो होने वाला है वो है विभव मापी का सिद्धांत, कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो इसके लिए आए देखें आप। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, विभव मापी को बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास में एबी क्या है, एक 10 मीटर लंबा तार है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये अपनी एक विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर। अब इस पोटेंशियोमीटर पर हम क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। प्राथमिक परिपथ यानी कि यहां पर एक सेल लेते हैं जिसका पावर कुछ ज्यादा होना चाहिए, माइनस प्लस, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम मान लेते हैं ईपी। ठीक है, यहां पर आप धारा नियंत्रक लगा दीजिए और कुंजी को संयोजित कर दीजिए, और कुंजी का अगला सिरा इस विभव मापी के बिंदु बी से संयोजित करके इस प्रकार से हम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यह आपका क्या है, प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ है। ठीक है, ये कुंजी के से इंडिकेट कर दीजिए, ये धारा नियंत्रक RH और इस सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन P, और इस सेल में जो धारा प्रवाहित होगी इस सेल के कारण वो इस परिपथ में इस प्रकार से होगी। एक बार आप इतने से परिपथ के बारे में देखें। ठीक है, अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जैसे ही हम इस बैटरी से इस तार पर यानी कि इस विभव मापी पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो इस सेल पर जितना यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता होगी उतनी ही टर्मिनल वोल्टता यानी कि उतना ही विभवांतर ए और बी के मध्य उत्पन्न होगा। दूसरी कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि इस धारा नियंत्रक को हम इसका जो प्रतिरोध जो कैलकुलेट है होने वाला है उसको हम न्यून कर दें, कम कर दें, यानी कि इसका प्रतिरोध हम लगभग शून्य कर दें। ठीक है, तब इस परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं होगा, तो इस पर जो आरोपित विभवांतर है, एबी पर जो आरोपित विभवांतर है वह सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो आपका ईपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में इस स्थिति में एक हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, एक्स। एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या है कि एकांक लंबाई पर विभव पतन, एकांक लंबाई पर विभव पतन। ठीक है, इसको हम अलग से डिफाइन करने वाले हैं अभी यहां पर। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस बैटरी पर जो विद्युत वाहक बल होगा ये तार AB पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, ये बात। ठीक है, अब यदि हम इस तार की लंबाई L मान लें, यहां से लेकर यहां तक विभव मापी का जो 10 मीटर लंबा तार है उसको हम एक बार L मान लें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या होगा कि एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता, यानी कि हम एक विभव प्रवणता की परिभाषा लिख रहा हूं पहले मैं। विभव प्रवणता चैप्टर नंबर 3 में भी आई थी, यानी कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं, यानी कि विभव प्रवणता x इज इक्वल टू इस तार पर उत्पन्न विभवांतर, कुल विभवांतर VAB, कुल लंबाई L, यानी कि इस पूरे विभवांतर में यदि उसकी कुल लंबाई L का हम भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर या एकांक लंबाई में कितना विभव पतन हो रहा है वो आ जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विभव प्रवणता। x इज इक्वल टू VAB अपॉन L, बट VAB किसके इक्वल टू है, इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन P या EP इज इक्वल टू कैपिटल L। ठीक है, यहां से इस अक्ष का मात्रक क्या हो जाएगा, अक्ष का मात्रक यानी कि विभव प्रवणता का मात्रक, यहाँ पर क्या है विद्युत वाहक बल यानी कि विभवांतर है इसका मात्रक वोल्ट, और लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, यानी कि वोल्ट पर। ये मान लें कि विभव मापी का तार जो AB है जिसकी लंबाई L है, इसका प्रतिरोध R है और इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें, यदि विभव मापी
के तार का प्रतिरोध R मान लें, वह इसमें से प्रवाहित धारा I हो तो, इस तार में से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो उत्कुल विभवांतर है ओम के नियम से, यानी कि VAB का मान I इक्वल्स टू R लिख सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास में ये है कि X इज इक्वल्स टू VAB अपॉन L, तो यहां पर हम VAB की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इस इक्वेशन 1 में करते हैं। अतः विभव प्रवणता X इज इक्वल्स टू VAB की जगह हम क्या लिख दे, I अपॉन R, और नीचे क्या है अपॉन में L, तो ये आपका L। ठीक है, L। अब यहां पर एक चीज देखें आप, R अपॉन L है, उसको मैं लिख रहा हूं RL। क्या है R? क्या है? A से लेकर B तक का कुल प्रतिरोध है। R क्या है? A से लेकर B तक का कुल प्रतिरोध है, और उस कुल प्रतिरोध में हम उसकी कुल लंबाई का भाग दे रहे हैं, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो Rm को हम क्या बोलेंगे, Rm क्या है, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। Rm क्या है, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः X इज इक्वल टू IRM। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया, ये भी फॉर्मूला है, आप इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, इस फॉर्म में भी काम आता है कई बार न्यूमेरिकल में, और इस फॉर्म में भी काम में आ सकता है। ठीक है, इतनी बातें हम यहां तक कर चुके हैं। अभी तक हम ये नहीं देख रहे कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, इसको हम थोड़े आगे नेक्स्ट डिफाइन करने वाले हैं। इससे पहले हमें एक परिपथ और बनाना पड़ेगा कि द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल ले लेते हैं, माइनस और ये प्लस, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन या E। ठीक है, सेल का जो नेगेटिव सिरा है वो धारामापी के पॉजिटिव सिरे से, और धारामापी का जो नेगेटिव सिरा होता है वो विसर्पी कुंजी J से हम इसको संयोजित कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस विसर्पी कुंजी को बिंदु A और B पर बारी बारी से रखकर देखते हैं, तो हमें ये वाली कंडीशन मिलनी चाहिए। यदि हम बिंदु A पर रखते हैं तो धारामापी में विक्षेप इधर आना चाहिए, और यदि हम बिंदु B पर रखे देखते हैं, यहाँ इसके पास रखे देखते हैं, तो धारामापी में विक्षेप है वो इधर आना चाहिए। कहने का मतलब है धारामापी में विक्षेप, इस धारामापी में विक्षेप एक दूसरे के विपरीत आना चाहिए। विक्षेप क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मीटर सेतु वाले ब्रिज में, मीटर सेतु वाले टॉपिक में कर चुके हैं, या फिर वेस्टर्न सेतु वाले में भी हम कर चुके हैं। विभव मापी क्या है, संतुलन की अवस्था क्या है, संतुलन लंबाई क्या है, इसके बारे में हम चर्चा की है पहले। ठीक है, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं समझना में। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर यदि हम J को यहाँ पे रखें तो विक्षेप इधर आना चाहिए, और यहाँ पे रखें तो विक्षेप इधर आना चाहिए, ये बात है। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होने के पश्चात यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तो फिर हम ऐसे बारी बारी से ऐसे इस तार पे इसको रख के देखेंगे, और प्रयास करेंगे कि हमारा जो विक्षेप है वो धारामापी में क्या आ जाए, 0 पे आ जाए, 0 पर आ जाए। तो हम शून्य विक्षेप की अवस्था को प्राप्त करना चाहेंगे, और हम ये मान लेते हैं कि बिंदु ये C मान लेते हैं, और बिंदु C पर जो शून्य विक्षेप की अवस्था है वो प्राप्ति हो रही है। तो हम बिंदु A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल l है। ठीक है, तो A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल l है। तो स्मॉल l यहाँ पर क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि संतुलन लंबाई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीयक परिपथ बनाने के बाद विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई L प्राप्त करते हैं।
संतुलन लंबाई L प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो संतुलन लंबाई L प्राप्त करने के पश्चात हमारे पास में बिंदु A और C के मध्य विभवांतर कितना होगा वो देखें। तो बिंदु A व C के मध्य विभवांतर हमने मान लिया कितना है VAC, और VAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप बताएं मुझे, बताएं। नहीं पता तो आप यहां से देखें, इस वाले फॉर्मूले से देखें। यहाँ पे लिख रखा मैंने VAB अपॉन L इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया VAB इज इक्वल टू XL। ठीक है, क्योंकि A और B के मध्य विभवांतर हुआ, आपने VAB माना, डिस्टेंस कितनी है L है, तो L का डिवाइड किया, अतः इसकी विभव प्रणता कितनी हो गई X। इसी फॉर्मूले के आधार पर यदि हम VAB का वैल्यू ज्ञात करें तो VAB इज इक्वल टू क्या हो गया XL। तो इसी प्रकार से A और C के मध्य जो विभवांतर है वो कितना है VAC। तो X तो क्या है पूरे लाइन पूरे तार के लिए या फिर L लंबाई के तार के लिए, दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि X क्या है, एकांक लंबाई पर विभव पतन है। ठीक है, तो हम क्या लिख दें, हाँ जी आइए, एक तो हाँ VAC इज इक्वल टू X, और जो लेंथ L है इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, अब की बार लेंथ हम कहां तक ले रहे हैं, यहाँ C तक ले रहे हैं, ऐसे लेकर C तक कितनी है L। तो VAC की वैल्यू कितनी हो गई XL, अतः विभवांतर VAC इज इक्वल टू X और ये स्मॉल l। अब एक चीज यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि ये तो हमने विभव मापी की सहायता से इस इतनी जो विभव मापी का तार है ऐसे इस पर विभवांतर है, विभव पतन कितना हो रहा है VAC, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में XL आई। अब यदि हमें इस अज्ञात जो ये अपने जो द्वितीय परिपथ में जो सेल लगा रखा है, ठीक है, यानी कि इसका विद्युत वाहक एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो यदि हमें ज्ञात करना पड़े तो हम कर सकते हैं, और वही क्या कहलाएगा, विभव मापी का सिद्धांत कहलाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका जो A और C है यह इस सेल के क्या है, समांतर क्रम में है। अतः क्या होगा, AC पर जितना विभवांतर होगा उतना विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, परंतु VAC इज इक्वल टू एप्सिलॉन, अतः एप्सिलॉन इज इक्वल टू XL, और यहां से यदि विभव प्रणता X की वैल्यू ज्ञात करें तो एप्सिलॉन अपॉन है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि VAC क्या है, ज्ञात विभवांतर। ये क्या आपके पास में ज्ञात विभवांतर, और ये क्या है एप्सिलॉन, क्या आपके पास में अज्ञात विभवांतर। ठीक है, अतः आप एक चीज समझ गए होंगे कि ज्ञात विभवांतर का मान अज्ञात विभवांतर के क्या है, बराबर होगा। यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे अविक्षेप की अवस्था में, यानी कि धारामापी में कौन सी अवस्था थी, अविक्षेप की अवस्था। तो अविक्षेप की अवस्था में विक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। यही क्या है, विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, तो अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बारे में लिखना है कि जो विभव मापी का तार एपी है, उसकी एपी एक विभव मापी का तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, और इसके श्रेणीक्रम में एक सेल जोड़ते हैं। सेल के श्रेणीक्रम में आरएस के श्रेणीक्रम में के, और के का जो दूसरा सिरा बिंदु बी से इस प्रकार से जोड़कर प्राथमिक परिपथ का निर्माण पूर्ण करते हैं। फिर द्वितीय परिपथ बनाने के लिए एक एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल का सेल लेते हैं, जिसके सेल के नेगेटिव सिरे से धारामापी और धारामापी के दूसरे सिरे से विसर्ग कुंजी J जोड़कर एक द्वितीय परिपथ का निर्माण करते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, द्वितीय परिपथ। ठीक है, द्वितीय परिपथ का निर्माण करते हैं। फिर आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के पश्चात आपको ये लिखना है कि जब
जब विभवमापी जब आपका जो ये द्वितीय परिपथ पूर्ण नहीं है, यानी जब हम जो कि इसको जे को यहाँ पे स्पर्श नहीं करें, उस कंडीशन में जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह विभवमापी के तार पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। अतः एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू VAB, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। फिर आप विभव प्रवणता को समझाएंगे। विभव प्रवणता क्या है कि विभवमापी के तार के एकांक लंबाई विभव पतन कितना हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी। फिर विभव प्रवणता की परिभाषा से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बात आपको समझ में आई गई है और लास्ट में आप ये लिख देंगे इस प्रकार से। यही क्या बोलोगे आप, विभवमापी का सिद्धांत है। बीच में ये आपको इधर नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, जो मेन यहाँ पे टर्म होने वाली थी वो क्या थी, अक्ष। अक्ष यानी कि कुल विभवांतर कितना है और उसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। कुल विभवांतर में कुल लंबाई का यदि हम डिवाइड करें तो हमें एकांक लंबाई पर विभव या एकांक लंबाई पर हमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विभव प्रवणता बोल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 में भी इसकी जो विभव प्रवणता की डेफिनेशन है कुछ अलग है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ तक आप, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा, ये समझा कि यहाँ पर यानी VAC के मध्य जो विभवांतर होगा इस तार में, वही विभवांतर इस सेल के बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आप ये भी देख रहे हैं कि विभवमापी है वह है, इसे भी हम यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये वाला परिपथ है, इस सेल से कोई भी धारा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो आपका जो G है वो क्या है, शून्य विक्षेप की अवस्था में है। तो शून्य विक्षेप की अवस्था में होने के कारण इस वाले परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अपना जो ये विभवमापी है वो अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य कर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभवांतर माप लेंगे और वही विभवांतर इस सेल का यानी कि यही विद्युत वाहक बल इस सेल का हो जाएगा, ठीक है। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या है, यही है कि अविक्षेप की अवस्था में यानी कि इस धारामापी में विक्षेप क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर का मान विभवमापी के तार पर उत्पन्न ज्ञात या ज्ञात किया गया विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यानी कि VAC इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और एक चीज हमें पहले से ही पता है कि X इज इक्वल टू क्या होगी, VAC अपॉन L, ठीक है। तो यहाँ से VAC इज इक्वल टू क्या हो गया, XL, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू XL, यानी कि ये बात हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने ये भी याद किया था कि यदि हम इसकी वैल्यू लिख दें, इसकी वैल्यू हम IR मान लें, RM के थ्रू लिखना चाहें तो X इज इक्वल टू क्या आया था, IRM। RM क्या है, RM इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन L है। यानी कि इस यहाँ से A से लेकर B तक का कुल प्रतिरोध और इसकी कुल लंबाई, इन दोनों का यानी कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। अब एक चीज और, यदि हम इस जोकी को C1 पर रखें तो क्या होगा, C1 पर रखने पर क्या होगा, यानी कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो जो धारा होगी वो C1 और इस G से होती हुई वापस यहाँ A पर आएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है धारामापी में जो विक्षेप आएगा वो इधर आएगा, यानी कि धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ठीक है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यदि हम यहाँ इस जोकी को C पर न रखकर यहाँ पर रख दें, C2 पे रख दें, तो C2 पे रखने पर क्या होगा कि धारा है वो अब की बार इस परिपथ में वह होगी A से C2A, इस प्रकार से होगी। यानी कि धारामापी में जो विक्षेप आएगा वो क्या आएगा, पहले के विपरीत आएगा, यानी इधर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर यदि हम इसको रखेंगे तो आपका जो विभवांतर है A से लेकर C तक, तो यानी कि AC1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, AC, है ना, VAC। और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभवांतर क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी कि VAC2 विभवांतर ज्यादा है इसकी तुलना में, तो VAC, ठीक है। ये दोनों बातें हो जाएंगी यहाँ पर। और ऐसा ये वाली कंडीशन अप्लाई होने के कारण ही इसमें धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित होगी, जैसे हम बता रहे हैं। अब एक चीज हम और अलग से देखने वाले हैं कि हम ये मान लें यदि विभवमापी की प्रवणता X इज इक्वल टू IRM है, ठीक है। X इज इक्वल टू क्या है, IRM है। और RM की यदि हम वैल्यू लिखें
तो आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आर अपॉन एल, यानी कि विभव मापी की कुल लंबाई कितनी है, एल, एल के बराबर। अब हम एक चीज और कैलकुलेट कर लें, यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर एच या आर डैश मान लें, आर डैश व ईपी विद्युत वाहक के बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर माने पर क्या हो जाएगा, जो अक्स की वैल्यू है वो इस प्रकार से आ जाएगी, आई अपॉन एल, और ये हो गया आर प्लस आर डैश और प्लस स्मॉल आर, यानी कि इतनी वैल्यू, यानी कि जो प्रतिरोध है इतना और बढ़ जाएगा। इस वाली कंडीशन में हम क्या मान रहे हैं कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान रहे हैं और आरएच का प्रतिरोध है वो भी क्या कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। अतः इन दोनों का हम ये प्रतिरोध कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यदि हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैलकुलेट करें तो आपको इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा और आरएच का भी प्रतिरोध होगा, और विभव मापी के तार का जो प्रतिरोध है वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, आर, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा इस प्रकार। परंतु x इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन पी अपॉन एल, तो ये होता है, ठीक है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू एप्सिलॉन पी, अतः एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू हो गया एक्सएल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आई अपॉन एल, आर प्लस आर डैश प्लस आर और गुना एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर प्लस आर डैश प्लस ये स्मॉल आर। इस प्रकार से हम ये वैल्यू लिख देंगे। अब यदि आर डैश व आर शून्य हो तो, यानी कि हम धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगभग शून्य मान लें, तो शून्य होने पर क्या कर सकते हैं, इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी जोड़ेंगे शून्य शून्य हो जाएगा। तो कंडीशन हमारे पास में यही आएगी कि एपी इज इक्वल टू आई आर, बस ये वाली कंडीशन आएगी, एपी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आप इन दोनों की तुलना करें, एपी इज इक्वल टू एक्सएल और ईपी इज इक्वल टू दिस, तो एक्स इज इक्वल टू पुनः अपने पास में क्या आ गया, एक्स की यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ईपी अपॉन एल, ईपी की वैल्यू रख दीजिए आई आर अपॉन एल, यानी कि ये वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। यदि हम ये मान लें, यदि जो विभव मापी तार है इसका प्रतिरोध, यदि विभव मापी के तार का प्रतिरोधकता मान लें, प्रतिरोधकता रो व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो तो आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रतिरोध आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं आर की, और लंबाई कितनी है तार की, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी विभव मापी तार की लंबाई कैपिटल एल है, तो आप इसको कैपिटल एल ही लिखें। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू आई और ये आर एल अपॉन ए, और अपॉन में क्या है ये वाला एल, तो एल से एल तो क्या हो गया कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आई रो अपॉन ए, आई रो अपॉन ए। एक चीज यहां पर और है, यदि तार की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अतः ये वाला फॉर्मूला किस रूप से बन सकता है, एक्स का इस रूप से बन सकता है, एक्स इज इक्वल टू आई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अतः हम समझ गए हैं कि विभव मापी की जो विभव प्रवणता है, एक्स की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो एक्स की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है,
एक्स समानुपाती क्या है आई, एक्स समानुपाती क्या है रो, और एक्स समानुपाती 1/a इत्यादि चीजों पर विभव मापी की प्रवणता है वो डिपेंड करती है। अब कुछ वजह समझ रहे हैं कि सर विभव मापी का सिद्धांत भी यही है क्या? नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात है नहीं है, सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत इससे पहले वाले जो मैंने बताया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां तक सिद्धांत था, बट यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल है। एक दो न्यूमेरिकल आपके इस प्रकार से जो अपने सिलेबस में है, एक दो न्यूमेरिकल है, उनमें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तब आपको पता नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। और एक दो में ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, एक्स का वैल्यू किधर गया रे, हाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें और एक्स का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें और कुछ कंडीशन के लिए ये वाला भी याद रखें, ठीक है। तो ये आपको एडवांस फिजिक्स पढ़ाने के लिए है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में डाल दिए गए हैं, वो न्यूमेरिकल आप इस बातों के या इन बातों के बिना आप वो पूरा नहीं कर पाओगे, यानी कि वो समझ भी नहीं आएंगे। यदि आपने ये इतना सी बकवास मेरी आदि आपने ढंग से सुन ली है तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, हो सकता है कि ये थोड़ा लेंथी है, एक बार में समझ में नहीं आए, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले एक बार पूरा सुने देखें और बीच में रोक वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा बहुत लिखते रहें, और जब आप पूरा लिख लेते हैं तो फिर आप एक बार अपने नोट से उस चीज को देखें कि ये ऐसे क्यों लिखा, क्यों आपके दिमाग में क्यों होना चाहिए, और उस प्रत्येक क्यों का आंसर आपको जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हाँ ये क्यों, ये इसलिए है, ठीक है। और वैसे कोई ज्यादा कोई बड़ी खास बात नहीं है, ज्यादातर बच्चों को पहली बार में ही समझ में आ जाएगी, बट कुछ बच्चे होते हैं उनकी नहीं समझ में आती है, तो वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें, कुछ नहीं होगा, देखते रहें आप, ठीक है। और यूं ही बने रहें हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।